नमस्कार। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे फायरवुड स्कैरसिटी, मतलब जो जलाऊ लकड़ी है उसकी कमी। एशिया एवं अफ्रीका के कई तीसरे विश्व के देशों में जलाऊ लकड़ी की भारी किल्लत है। जहां लकड़ी समाप्त हो गई है वहां पशु अवशिष्टों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के चलते जमीनी शक्ति घट रही है, क्योंकि पूर्व में ये अवशिष्ट खाद के रूप में इस्तेमाल हो रहे थे। इन देशों में लकड़ी के चूल्हों का पुराना स्वरूप भी अधिक खपत का कारण है। कुछ सामाजिक रीति रिवाज भी इस अनावश्यक खपत के कारण है। उदाहरण स्वरूप भारत के में जो डेड बॉडीज हैं उनको जलाने में खर्च हुई लकड़ी को दूसरे साधन विकसित कर भी बचाया जाना संभव नहीं हो पाया। इस तरह के दाह संस्कार आर्थिक रूप से सस्ते पड़ते हैं और लकड़ी की इस तरह के दाह संस्कार अगर लकड़ी के अलावा आप दूसरा वो करें और लकड़ी की बचत भी की जा सकती। यहाँ इस विषय पे थोड़ा सा चीज़ें समझने की जरूरत है। जलाऊ लकड़ी की कमी होने की वजह से जो पशु अवशिष्ट गोबर जिसको हम बोलते हैं उसको उपलों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ये जहाँ हम रह रहे हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, इन जगहों में अगर आप गांव में जाएंगे और गांव में जा रही सड़कों के किनारे भी आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको बड़ी प्रमुखता से मिलेगी कि गांव वो जो पशु का अवशिष्ट है, गोबर है, उसको उन्होंने उसको सुखाने के लिए वो जगह जगह पर उस तरीके से लगाते हैं। इसका दोहरा नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि पहले ये जो पशु अवशिष्ट ये जो था गोबर, ये खाद के रूप में इसको किसान अपने खेत में डालता था उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। अब जब आपने इसको ईंधन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो ये जो है अब खाद के रूप में आप नहीं कर रहे, इसको तो आप जला देते हो, राख हो गए। तो इसका डबल नुकसान हुआ। आपने ईंधन में इस्तेमाल करा लेकिन जो एक खाद के रूप में ये वापस खेतों में जा रहा था वो बंद हो गया। दूसरा इसमें मैंने जिक्र किया कि भाई लकड़ी के चूल्हों का स्वरूप वो तो अब धीरे धीरे लोग जागरूक होते जा रहे हैं और जिस तरीके से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स जिस तरीके से आजकल एलपीजी गैसेस का और जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी गांव के अंदर अब जैसे देखते हैं कपास चुनने के बाद उसका जो बचता है उसको ईंधन में इस्तेमाल करते हैं। तो ईंधन की समस्या तो है ही, गाँव में ईंधन की समस्या है, भारतवर्ष में खास करके। और इसमें एक अभी मैंने जिक्र किया कि सामाजिक रीति रिवाज, जिसमें ये कि भाई मुर्दों को हिंदू धर्म में जलाया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे धर्म भी हैं जिसमें डेड बॉडी को, ह्यूमन डेड बॉडी को ख़त्म करने का और भी तरीके हैं। गवर्नमेंट ने कई जगह जैसे बड़े बड़े शहरों में तो इस तरीके की वो इलेक्ट्रिक भट्टियाँ लगाई हैं जिसके अंदर डेड बॉडी को आप कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक रीति रिवाज हैं, जैसे इस तरीके से मेरा खुद व्यक्तिगत जो अनुभव है अपने परिवार में इस तरीके के दाह संस्कार को लेके, तो हमारी अब भी यही वो रहती है कि भाई नहीं, उसको लकड़ी में ही जलाया जाए और जो उसके अस्थि हैं उनको कलेक्ट करके फिर जहाँ भी आपका है आप उसको प्रवाह करके आते हैं। बड़ा स्ट्रांग लोगों में किस चीज़ का है, इसको इससे समझौता नहीं कर पाते। अगर करें भी तो इसमें कई तरीके की सामाजिक बाधाएं हैं। लोग ये कहने लगते हैं कि जी आप तो साधन संपन्न हैं, आप ये ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, ये तो कोई सही तरीका नहीं है और इससे इनकी गति ठीक नहीं होगी और कई तरीके की। लेकिन सामाजिक रीति रिवाज सब जगह ऐसा नहीं है कि वो पेड़ों को उनकी वजह से नुकसान ही पहुंच रहा है। जैसे शेखावाटी में जब कोई कुआं खोदते हैं वो या ट्यूबवेल लगाते हैं तो वहाँ बालाजी के नाम का, हनुमान के नाम का कोई पेड़ है, जैसे जाटी है, कीकर है, उसको छोड़ते हैं। और वो पेड़ उस वो जो वहाँ उन्होंने ईश्वर की जो भी स्थापना करी उसके नाम का होता है। और उस पेड़ को ना तो कभी झांगा जाता, मतलब उसकी कभी लकड़ी नहीं तोड़ी जाती।
और मतलब उसको अशुभ मानते हैं। तो अगर देखा जाए तो सामाजिक रीति रिवाज अगर एक तरफ दाह संस्कार का है, तो दूसरी तरफ इस तरीके से बालाजी के नाम का खेत में एक पेड़ छोड़ना और उसको इस तरीके से संरक्षित करके रखना, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और ख़ास करके अगर आप राजस्थान के अंदर देखेंगे, तो मैं क्योंकि हरियाणा से हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ तो पेड़ छोड़े ही नहीं। अगर आप रोहतक उसके आसपास देखेंगे, जहाँ बहुत सघन कृषि की जाती है, तो आपको पेड़ केवल 3 ही जगह देखने को मिलेंगे। या तो कोई खेत की मेड़ के ऊपर, जिसको डोड़ा बोलते हैं हमारी तरफ, या कोई नहरों के किनारे, या कोई सड़क के किनारे। आपको खेत के बीच में रैंडमली जिस तरीके से राजस्थान के अंदर वृक्षावरण देखने को मिलता है, खास करके इस रीजन में अलवर है, शेखावाटी है, भरतपुर और ये जो सारा क्षेत्र है अरावली से नीचे नीचे का, तो इसके अंदर इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको हरियाणा में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही है कि सामाजिक रीति रिवाज अगर बाधक हैं, तो कहीं किसी चीज़ में सहायक भी। जंगलों के कटने के दूरगामी परिणाम जो हैं, उसमें मुख्य हैं मृदा अपरदन, बाढ़, सिल्टेशन। कुछ विद्वान तो वनों के घटने का सीधा परिणाम डेजर्टिफिकेशन मानते हैं। यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को विस्तार से समझने की जरूरत है। जंगल कटने से क्या होता है कि ये हम सब जानते हैं कि पेड़ जो हैं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी को अपने साथ उसकी जड़ें बांध के रखती हैं। हालांकि इस पे भी 2 मत हैं, लेकिन मोटे रूप पे बांध के रखते हैं। बरसात होती है तो सीधी बरसात की बूंद जो है वो उस सरफेस को हिट नहीं करती, पेड़ उसको संरक्षण देता है। तो जब बरसात होती है तो उस पानी के साथ मिट्टी ज़्यादा बह के नहीं आती। अगर मान लीजिए वन आवरण नहीं रहेगा और तीव्र अतिवृष्टि जब मतलब बरसात होगी तीव्र, तब ज़्यादा मिट्टी कट के उस पानी के साथ आएगी। जहाँ ढाल बहुत तीव्र है और नदी तीव्र गति से बह रही है, तो ये जो सारा मलबा है ये आके जमा होता है। जैसे ही पानी की गति घटेगी तो नदी इस जो अपने साथ ये मिट्टी लेके आई है, कंकड़ पत्थर लेके आई है, इसको जमा करना शुरू करेगी। अब वो जमा 2 जगह ही करेगी, या तो करेगी किनारों पर या करेगी तली में। अब तली में अगर उसके पानी के साथ ज़्यादा मलबा आएगा अपर्दन होके, तो वो मलबा तली में अगर बैठेगा तो उससे क्या होगा, नदी की तली उथली हो जाएगी। और ज़्यादा जब पानी नदी में आएगा तो वो नदी उतने पानी को अपने अंदर समा नहीं सकती। वो पानी उसके तटों को तोड़कर, उसके दोनों साइड के जो किनारे हैं तोड़कर बाढ़ के रूप में आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा। तो वनों से इसका नुकसान मानते हैं। दूसरा ये है कि लवणों की जो मात्रा है मिट्टी में वो बढ़ जाती है। और जो एक ये डेजर्टिफिकेशन शब्द जो अभी मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा पुराना नहीं इसको कह सकते। इसमें यह है कि ये माना गया है कि जो मरुस्थल है उसका प्रसार पेड़ ना होने की दिशा में, वनावरण ना होने की दिशा में ऐसे क्षेत्रों पर होता जा रहा है जहाँ पहले मरुस्थल नहीं था। इसमें अगर आप सीकर की तरफ जाएं तो बाजौर करके गैप है अरावली पर्वत श्रृंखला में। वहाँ जापानीज़ गवर्नमेंट ने भारत सरकार को कुछ वित्तीय मदद भी दी थी, जिससे कि वहाँ प्लांटेशन इस तरीके की गई है। तो वो आप देख सकते हैं वो कार्य किया गया है। तो डेजर्टिफिकेशन वन कटने के उससे कहते हैं कि मरुस्थल का प्रसार उससे बढ़ता है। वन जो है, पेड़ जो है, वो तीव्र गति से जब पवन चलती है तो उसके रास्ते में अवरुद्ध उत्पन्न करता है, तो रेत का प्रसार ज़्यादा दूर तक नहीं हो पाता। तीसरे विश्व के देशों में वनों को सबसे बड़ा खतरा तो कृषिगत क्षेत्र बढ़ने से। कृषिगत क्षेत्र जो है वो कुछ तो नवीन जो सिंचाई पद्धतियाँ आई, जिनमें जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, फुहारा पद्धति है,
इससे ऐसी जगह में उन चीज़ों की कृषि होने लगी जो कि उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे शेखावाटी में, झुंझुनू सीकर क्षेत्र में पहले ही जो ज़मीनी पानी है उसका लेवल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, और फुहारा पद्धति की वजह से, स्प्रिंकलर सिस्टम की वजह से ये लोग गेहूं जैसी खेती करते हैं ऊंचे नीची भूमि पे भी। और गेहूं में कितने पानी की जरूरत होती है ये आप और हम जानते हैं। तो आप फुहारे से अब कर क्या रहे हैं आप, ठीक है जी, एक दफ़ा फसल तो आपकी बढ़ गई, लेकिन आपका जो पानी का रिसोर्स था उसको आप बहुत तेज़ी से घटाते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से। और एक आकलन के अनुसार आने वाले कुछ समय में ही इन क्षेत्रों में, झुंझुनू सीकर में, पीने के पानी की समस्या आने वाली है। एक तो पीने के पानी की समस्या है, जैसे चूरू का क्षेत्र है तो वहाँ तो वैसे खारा है, तो चलो जी वो राजस्थान कैनाल का पानी ला के वहाँ किस तरीके से कर रहे हैं। अब उसी पानी को पाइपों से ला के झुंझुनू लाया गया है, झुंझुनू से खेतड़ी लाया गया है, अब उसको खेतड़ी वाली पाइपलाइन को आगे एक्सटेंड करके नीम के थाना तक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब आपके पास ज़मीनी पानी नहीं रहेगा तब आप क्या करेंगे? यदि आप नीम के थाना से सीकर की तरफ चलते हैं तो 10 किलोमीटर के बाद एक जगह आती है चला, वहाँ आप आसपास देखेंगे, सड़क पे चलते हुए दोनों साइड आप देखेंगे तो आपको कोई कृषि नहीं मिलेगी। ये वो क्षेत्र था जहाँ बहुत अच्छी कृषि होती थी, लेकिन पानी को इतनी तेज़ी से ऐसी फसलों के लिए इस्तेमाल किया गया कि आज वहाँ पर पीने का भी पानी नहीं है। गांव में भी लोगों को टैंकरों से पानी लेके आना पड़ता है। ये बड़ी अजीब स्थिति है। जहाँ मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ उस जगह भी इसी तरीके से है। अच्छा, फिर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक फ़िक्स चार्जेस कर दिया, आपको 6 या 8 घंटे पावर की बिजली मिलती है टर्न वाइज, और क्योंकि आपका फिक्स बिजली का बिल है, चाहे आप इस्तेमाल करें चाहे ना करें आपको उतना ही बिल देना है, तो प्राय ये देखा गया है कि किसान ऐसी मूर्खता करते हैं कि आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आपने स्प्रिंकलर सिस्टम चला रखा है। क्यों? क्योंकि आपको बिजली की तो एक फिक्स रेट पे मिल रही है, तो आपको ये लग रहा है भाई ये तो अगर मैं इस बिजली को इस्तेमाल नहीं करूँगा तो ये तो मेरा नुकसान हो जाएगा, जबकि वो ये नहीं समझ पा रहा कि जिस ज़मीनी पानी को वो इस्तेमाल इतनी तेज़ी से और बगैर सोचे समझे कर रहा है, ऐसी फसलों के लिए कर रहा है जिन फसलों के लिए वो जगह उपयुक्त है ही नहीं, तो आने वाले समय में तो समस्या वहाँ के आम आदमी के लिए होने वाली है। गवर्नमेंट इसमें बड़े प्रयास करती है, लेकिन कई जगह लोग मानने को तैयार नहीं, कई जगह उनकी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं आम जनमानस की कि उसके अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं। तो ये कृषिगत क्षेत्र बढ़ने की वजह से वन आवरण किस लिए कम हो रहा है कि सरकार लैंडलेस जो फार्मर्स हैं, इंसान हैं, लोग हैं, उनको ज़मीन अलॉट करती है जीवन यापन के लिए। अब वो ज़मीन जिस किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे तो एक्वायर करके करती नहीं। सरकार के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जो उसके पास गवर्नमेंट लैंड है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का वनावरण है कम या ज़्यादा, उसको उठा के और कृषि प्लॉटों के रूप में, उसको टुकड़ों के रूप में करके लोगों को अलॉट कर देती है। तो जो तीसरे विश्व के देश हैं जिनके अंदर जनसंख्या की सबसे बड़ी समस्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल है नहीं, तो वहाँ जो कृषिगत क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है नई सिंचाई पद्धतियों की वजह से, जनसंख्या के कारण, वहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान इसका नुकसान वनों को झेलना पड़ रहा है। इन राष्ट्रों में सरकार के लिए भूमिहीन लोगों को कम वन आवरण क्षेत्र में खेती योग्य भूमि देना ज़्यादा सरल होता है, जैसा मैंने आपको भी बताया। कुछ अति विकसित देशों में एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स को प्रोत्साहित किया गया है, कुछ देशों ने इस पर ध्यान दिया है। इन तीसरे विश्व के देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और खपत उत्पादन से अधिक होने के कारण बढ़ती महंगाई स्थिति को और गंभीर कर देते हैं। मतलब आप जितना उत्पादित कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट आपकी उससे ज़्यादा है।
रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो नेचुरली आप उसको बाहर से आयात करेंगे। आयात करेंगे तो कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, महंगा पड़ेगा। इन राष्ट्रों को चाहिए कि ये घरेलू खपत पर ही ध्यान दें तथा निर्यात घटाएं। मतलब जो चीज़ आपके पास कम है उसको काहे के लिए आप बाहर भेज रहे हैं, उस पर रोक लगाइए। इन राष्ट्रों ने घरेलू उत्पादन एवं सकल खपत में सामंजस्य बिठाया है, मतलब कोशिश की है कुछ राष्ट्रों ने, सबने तो नहीं की है। इन क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम शुरू करने चाहिए कि वनों का विकास हो। इसमें दक्षिणी कोरिया एवं चीन को काफी सफलता मिली।